21 जुलाई 2025 को शाम के करीबन 6 बजे अखिलेश चौहान नाम का आदमी अपने बड़े भाई विजय चौहान के घर जाता है। क्योंकि अखिलेश का बड़ा भाई विजय उसका फ़ोन 3 हफ्तों से ना उठा रहा था, ना कोई जवाब दे रहा था, ना कोई मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। इसलिए अखिलेश उससे मिलने के लिए उसका घर चला जाता है। पर उसके घर पे जाने के बाद देखता है कि वहाँ पे ताला लॉक है, घर पे कोई नहीं है, ना भाभी है, ना बच्चे हैं, ना उसका भाई, कोई भी घर पे नहीं है। फिर अखिलेश आसपास के पड़ोसी से पूछता है कि मेरे भाई और भाभी कहाँ गए, उनका कोई अता पता नहीं है, उनका कोई फ़ोन वगैरह भी नहीं लग रहा है। फिर पड़ोसी बोलते हैं कि विजय कुरला गया हुआ है किसी काम से, ऐसा उसकी बीवी बता रही थी। पर कुछ दिनों से उसकी बीवी भी हमें दिखाई नहीं दी है। अभी से तो भाभी उसकी बोलती है कि वो काम पे गया, कुरला गया है, बड़ा काम है, लंबा टाइम जल्दी आएगा नहीं। वो आता है, बीच में आया था 1 हफ्ता पहले, 11 बजे आया, सुबह 5-6 बजे फिर चला गया। फिर अखिलेश के दिल में कुछ शंका हुआ, क्योंकि जब वो गेट के बाहर खड़ा था तो ताला लॉक था, बट अंदर से कुछ बदबू सी आ रही थी। फिर अखिलेश आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेता है और ताला तोड़ना शुरू कर देता है। ताला तोड़ते ही वो लोग देखते हैं कि 6 फुट लंबी वहाँ पे नई टाइल्स लगी हुई है, जो कि घर के पुरानी टाइल्स से मैच नहीं कर रहा था। यानी पुराने वाले टाइल्स का कलर कुछ और था और नए वाले टाइल्स का कलर कुछ और था। तो इसलिए अखिलेश को और बाकी लोगों को भी वहाँ पे शक होता है। फिर अखिलेश के दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे, क्योंकि उसके भैया, भाभी और बच्चे सब गायब थे। और वहाँ पे सभी लोग टाइल्स को हटवाते हैं और धीरे धीरे जमीन खोदना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे जमीन खोदते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पे बदबू बढ़ते ही जा रहा था। और कुछ लोग तो वहाँ पे उल्टी भी करने लग जाते हैं, इतनी तेज बदबू आ रही थी। लगभग 3 फुट खोदने के बाद लोगों को एक बनियान दिखता है और थोड़ा और खोदने के बाद लोगों को एक बॉडी मिलती है। अखिलेश बॉडी को देखे बिना रोने लगता है और रोते रोते वो बेहोश हो जाता है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक बॉडी मिलती है, जो कि विजय की बॉडी होती है। उससे कपड़ों से पता चलता है, क्योंकि बॉडी तो पूरी सरगल गई थी। तो मैं खोज रहा हूँ तो मुझे डाउट हुआ। रात को मैं आया, रूम खोजबीन किया मैं, तो देखा उसमें 2x2 का 3 टाइल्स लगी थी। तो मैं दिमाग लगाया 2x2 का 6 फुट हो गया लंबाई। तो डाउट हुआ तो मैं अपने भाई को लिवा के आया, सबको मतलब जमा किया। फिर मैं एक खुदाई चालू करवाया इधर। तो उसमें खोदे वो लोग, मेरे भाई का गंजी दिख गया। मैं बेहोश हो गया। पर अभी भी अखिलेश की भाभी और भतीजे गायब हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और वहाँ पे आसपास भीड़ काफी इकट्ठी हो जाती है, काफी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। देखो, ये है विजय चौहान और इनके 4 भाई हैं। इनके बड़े भाई गांव में ही रहते हैं और इनके 2 छोटे भाई जो कि इनके साथ ही आए थे काम करने के लिए मुंबई में। इनके दोनों छोटे भाई का नाम है अखिलेश चौहान और मोहन चौहान। विजय और वो अपने दोनों भाई के साथ रोजगार के लिए मुंबई आए थे। विजय राजमिस्त्री का काम करता था, यानी जो घर वगैरह बनाते हैं ना, वो वाला काम करता था। और इनके दोनों छोटे भाई जो कि टाइल्स वगैरह लगाने का काम करते थे। ये तीनों अपने परिवार के साथ नाला सोपारा में अलग अलग रह रहे थे। मतलब वहीं पे एक जगह है बिलाल पाड़ा नाम का, वहीं पे वो लोग साथ में रह रहे थे। और चमन उर्फ गुड़िया देवी जो कि विजय की पत्नी है, इसका शादी विजय के साथ 10 साल पहले हुआ था। पहले तो गुड़िया देवी गाँव में ही रहती थी, मतलब जब नई नई शादी हुई थी तब वो गाँव में ही रहती थी। विजय शहर में पैसे कमाने के लिए जाया करता था, लेकिन टाइम टू टाइम वो मिलने के लिए गाँव में भी आया करता था। अपने माँ बाप से भी मिलता था और गुड़िया देवी से भी मिलता था। लेकिन विजय को लगता था कि बार बार आने जाने में टाइम भी बहुत खर्च होता है और पैसे भी बहुत खर्च होता है। और उसको वहाँ पे खाने पीने की भी दिक्कत होती थी, यानी खाना पीना बनाने में दिक्कत होता था, वो काम पे जाने में भी बहुत दिक्कत होता था। तो सोचा कि अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाएगा और वहाँ वो खाना वगैरह बना के देगी और वो आराम से काम वहाँ पे करेगा। तो विजय वापिस शहर से गाँव आता है, यानी जौनपुर उसका गाँव था, वो वहाँ आता है, थोड़े दिन रहता है और अपनी वाइफ को लेकर के वापिस मुंबई चला जाता है। और वो धनी वाग नाम के चौल में रहने लगता है, जो कि साई सरदा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। विजय और उसकी पत्नी दोनों साथ में अच्छे से रहने लगे। उनका एक लड़का भी होता है, जो कि अभी फिलहाल 7 साल का है। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बट कुछ टाइम से विजय कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। वो कुछ ज्यादा ही मेहनत करने लगा था, क्योंकि उसको लगता था कि जो मेरा बेटा है और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसकी स्कूल की फीस भरने हैं और उसके फ्यूचर के सोचने के लिए, नए घर बनाने के लिए वो कुछ
ज़्यादा ही मेहनत करने लगा, यानी ओवर टाइम बहुत ज़्यादा करने लगा। वो सुबह जल्दी निकलता था और रात को घर काफ़ी लेट आया करता था, इसलिए वो अपनी वाइफ को समय नहीं दे पा रहा था, सिर्फ वो रात में ही आपस में मिलते थे। इसकी वजह से उन दोनों के बीच में थोड़े बहुत प्रॉब्लम होने लगे थे। विजय के ही पड़ोस में एक लड़का रहता था मोनू विश्वकर्मा नाम का, जो कि 22 साल का था। वो एक BSc का स्टूडेंट था, वो बिहार का रहने वाला था। सेम विजय की ही तरह उसकी भी फैमिली यहीं पे रहती थी। वो लोग बिहार के रहने वाले थे, यहाँ पे वो लोग काम करते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। मोनू विश्वकर्मा के घर में उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई भी था, और इसकी पूरी फैमिली विजय के सामने वाले घर में ही रहते थे। विजय जब काम पे चला जाता था तब मोनू उसके घर जाया करता था, यानी गुड़िया से मिलने जाया करता था, क्योंकि इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहे थे। मोनू अपनी मम्मी से छुप छुप कर दिन भर गुड़िया से कॉल पे बात करता था और हमेशा उसी से मिलने जाया करता था। एक बार उसकी मम्मी ने उसको कॉल पे बात करते हुए पकड़ लिया तो उसकी मम्मी ने उसका फोन भी छीन लिया और डांटा भी उसको बहुत ज्यादा, पर वो फिर भी नहीं माना। बात करना और मिलना जुलना बिल्कुल बंद नहीं किया। वो पहले से और ज्यादा मिलने जुलने लगे और ज्यादा बात करने लगे। वैसे तो विजय हमेशा काम पर से लेट आया करता था, बट जुलाई की स्टार्टिंग वीक में यानी 1-2 तारीख के आसपास एक दिन वो जल्दी घर वापस आ जाता है और वो देखता है कि विजय की पत्नी यानी जो गुड़िया देवी है वो किसी से कॉल पे बात कर रही थी, और वो जो बात कर रही थी वो बात करते हुए सुन भी लिया। इसके बाद विजय को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे तो ये आम बात है, हर इंसान को गुस्सा आएगा अगर अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में किसी और के साथ बात करते हुए देखे तो। फिर वो गुड़िया देवी को मारना पीटना भी शुरू कर देता है, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर अगले दिन विजय फिर से काम पे चला जाता है और उसके काम पे जाने के बाद चमन यानी गुड़िया देवी मोनू को बुलाती है और उसको बताती है कि विजय उसको कैसे कैसे मारा है और क्या क्या किया है। अब इन दोनों के अफेयर के बीच में विजय बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। फिर उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। एक रात विजय वापस काम पर से आया और वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो जल्दी सो गया। फिर गुड़िया कॉल करके मोनू को वो अपने घर पे बुलाती है। फिर मोनू और गुड़िया ने मिलकर के विजय के ऊपर अटैक किया और उसको मार दिया। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि उसको कैसे मारा गया था, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो नहीं आया है। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम तक तो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। अगर कोई रिपोर्ट आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। विजय की हत्या के बाद अब उन दोनों को उसके बॉडी को अब ठिकाना लगाना था। बाहर तो नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि अगर बाहर ले जाते तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए वो लोग बॉडी को पॉलीथीन में पैक करके दूसरे रूम में रख देते हैं और एक मजदूर को बुलवाते हैं और उससे गड्ढा खुदवाते हैं 6 फीट लंबा और 4 फीट अंदर तक वो लोग गड्ढा खुदवाते हैं। मजदूर को ये बताया जाता है कि वहाँ पे पाइपलाइन खराब हो गया है, इसलिए वहाँ पे खोद रहे हैं वो लोग। फिर उसी गड्ढे में बॉडी को गाड़ के दबा देते हैं वो दोनों। फिर गुड़िया एक पास के लेबर चौक पे जाती है एक मिस्त्री को ढूंढने के लिए, जो टाइल्स वगैरह लगा सके, उसको ढूंढने के लिए जाती है, पर वहाँ पे कोई ढंग का एक मिस्त्री नहीं मिलता है उसको। फिर वो घर वापस आ जाती है और विजय के भाई को कॉल करती है, यानी मोहन चौहान को कॉल करती है। वो भी टाइल्स लगाने का ही काम करता है। गुड़िया मोहन से बोलती है कि आपके भैया ने बोला है कि यहाँ पे टाइल्स लगा देने के लिए, और गुड़िया कुछ पैसे भी देती है उसको सामान वगैरह खरीदने के लिए। जो टाइल्स वगैरह का सामान होता है ना, उसको खरीदने के लिए पैसे देती है और वो मार्केट से सामान ला करके टाइल्स लगा देता है। मोहन को ये नहीं पता था कि जहाँ पे वो टाइल्स लगा रहा है उसी के नीचे उसका भाई भी दफन है। पहले मुझे फोन किया गया तो मैं बोला कि क्या काम है, तो बोले कि घर का काम है भैया, थोड़ा टाइल 1-2 टूट गई लगाना। हम कहे चल ठीक है, हम आज काम पे आ गए हैं, आज नहीं आ सकते हैं। तो फिर उसके बाद लोग बोली कि बिहान कर देना। हम कहे चल ठीक है, बिहान कर दूंगा। फिर तो 10:30-11 बजे गया उधर, तो मैं देखा उधर तो मट्टी उट्टी जहाँ 3 लादी टूटी थी वो मट्टी उट्टी लेवल था, तो लेवल जरिए था। तो मैं बोला कि इसमें तो ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा भूसा ला देता हूँ और 3 के टाइल और सिलमिट ले आता हूँ आधा गोनी, उसको उधर ही बैठा देता हूँ, और क्या काम है। तो बोले कि भैया 1000 रुपए दे के गए हैं। हम कहे ठीक है दे दो, तो ले लिया 1000 रुपये लेके गया। तो माल मटेरियल लेके अपना आया, उसको लगा होगा कि मैं खाली हो गया। तो मैं उससे पूछा कि करे ताकि कौन जरूरी था इस घर में खोदने के लिए। बोल रहे कि जब जाम हो गई थी पाइप, तो भैया बोले कि इसी में खुदवा देता हूँ, बनवा देता हूँ। तो बोले कि फिर अगर उसको भंगी को बुला के बोले साफ करवा लिया, तो बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि 2-3 लादी टूटा है और उसको उसी पर फिर बंद कर दे। तो मैं सोचा कि तो उतने पर मैं उसको लगा के छोड़ के फिर उसके बाद मैं बाहर आ गया। तो मट्टी थोड़ा बचा था, इतना 5-6 गमेला मट्टी ले जाके मैं उधर फेंक दिया नाले के बाजू। तो हमको ये शंका भी नहीं हुआ कि मेरे घर में मेरा ऐसे ही मेरे भाई के साथ ये लोग करके रखे हैं कि क्या किए, कि दफना दिए, कब किए, पता आपको नहीं था।
और गुड़िया उसी टाइल्स के ऊपर अपना बेड लगा लेती है और उसी पे सोना शुरू कर देती है। कई बार तो वो मोनू के साथ भी उसी बेड पे सोई जिस बेड के नीचे उसका पति दफन था। विजय का छोटा भाई अखिलेश जो कि रिसेंटली ही नया घर लिया था तो उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, तो वो अपने बड़े भाई के पास पैसे की मदद मांगने के लिए बार बार कॉल कर रहा था, पर उसके बड़े भाई का कॉल बार बार ऑफ बता रहा था। फिर वो विजय से मिलने के लिए घर पे डायरेक्ट आ जाता है, पर विजय वहाँ पे नहीं होता है। उसकी मुलाकात सिर्फ उसकी भाभी से होती है, यानी गुड़िया से होती है। और जब वो पूछता है कि विजय भैया कहाँ हैं, तो वो बोलती है कि वो कुरला गए हुए हैं किसी काम से, और वो बोलती है कि वहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू है इसलिए उनका फोन ऑफ बता रहा है। फिर अखिलेश वापस निराश होकर के अपने घर पे चला आता है। ऐसे करते करते 10-12 दिन गुजर जाता है और विजय का कोई अता पता नहीं चलता है। फिर अखिलेश के मन में कुछ शंका होता है कि इंडिया में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे इतना भी नेटवर्क नहीं है कि बिल्कुल ही फ़ोन ऑफ हो जाए। तो उसके मन में शंका होता है और वापस वो उसके घर पे जाता है। लेकिन उससे पहले ही 19 जुलाई को गुड़िया और मोनू वहाँ से निकल चुके थे। पहले तो वो लोग कलम बीच जाते हैं, वहाँ पे घूमते हैं फिरते हैं, होटल बुक करते हैं और रात भर वो लोग स्टे करते हैं वहीं पे, और वो लोग ढेर सारा मौज मस्ती करते हैं और आसपास के और भी जगहों पे वो लोग घूमने जाते हैं। फिर वहाँ से घूमने के बाद गुड़िया अपनी बड़ी बहन के पास जाती है जो कि पुणे में रहती है। और इधर जब अखिलेश उसके घर पे आता है तो देखता है ताला लॉक है, घर में कोई नहीं है। फिर वो पड़ोसियों से पूछता है तो वो लोग बोलते हैं कि ये तो 2-3 दिन पहले ही निकल चुके हैं यहाँ से। फिर मैं आपको इंट्रो में ही बता दिया था कि कैसे अखिलेश ताला तोड़वाता है और ज़मीन खुदवाता है और बॉडी कैसे मिलती है। विजय की तो हत्या हो गई थी, बट विजय के अकाउंट से पैसे निकल रहे थे, उसका ATM यूज हो रहा था, उसका बैंक अकाउंट यूज हो रहा था। फिलहाल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर सभी एक्टिव हो जाते हैं और जाँच करना शुरू कर देते हैं। 23 जुलाई 2025 को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रो मिलता है। गुड़िया ने गलती से अपना फ़ोन ऑन कर लिया, शायद मैसेज वगैरह देखने के लिए ऑन किया होगा। इतने में ही पुलिस ने उसका लोकेशन ट्रैक कर लिया और उसको पकड़ लिया। उसका लोकेशन हडपसर पुणे के आसपास बताई जा रही थी। फिर वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और गुड़िया और मोनू को अरेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज ये थी विजय चौहान मर्डर केस की पूरी कहानी। एक ऐसा क्राइम जो नाला सोपारा के छोटे से चौल से शुरू हुआ और देश देश के कोने कोने के न्यूज चैनल तक पहुँच गया। लास्ट में मैं अखिलेश चौहान को दाद देना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो इंसान अगर इतना जागरूक नहीं होता तो शायद ही विजय की बॉडी मिलती। बाकी गाइस इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपका राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगा। और गाइस मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा क्राइम डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, क्योंकि गाइस अगर आप एक लाइक करोगे तो मेरी रीच थोड़ी बढ़ जाएगी। तो आपकी एक लाइक और सब्सक्राइबर से मुझे काफ़ी मदद मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिएगा। आई लव यू ऑल।